हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है गुजरात के। धौलावीरा ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया था। यूनेस्को भारत का 40वां विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। घोषित किया। यह सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जो यूनेस्को में शामिल हुआ। भारत का था ये। तो आगे चलते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज की थी जगपति जोशी। इसकी खोज किसने किया था? जगपति जोशी। इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था। कब किया था? तो 1968। कब किया था? 1968 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। पेन का कलर शायद मुझे चेंज करना चाहिए। रेड कलर ज्यादा अजीब दिखता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। बैल दिया है, शेर, लोमड़ी या हिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें कैसे होती थी? तो गोलाकार होती थी, आयताकार, बिलनाकार और वर्गाकार होती थी। और उस पे किस किस जानवर का चित्र मिला है? तो बैल का, इसके अतिरिक्त बकरी का भी मिला है। बकरी, बाघ, गैंडा और हाथी। गैंडा और हाथी, इन सब का चित्र मिला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। 300 ईसा पूर्व में बहुत ही भारी अकाल आया था। 300 ईसा पूर्व अकाल पड़ जाने के कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। 300 ईसा पूर्व 2 संप्रदाय में बट गया था जैन धर्म। कौन कौन से? तो पहला था श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कोई भी वस्त्र नहीं धारण करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। ये अपने दिशा को ही क्या मानते थे? वस्त्र मानते थे। तो 2 भाग में बट गया श्वेतांबर और दिगंबर।
दिगंबर के कौन है प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक हैं भद्रबाहु। दिगंबर के भद्रबाहु हैं प्रवर्तक, और श्वेतांबर के हैं स्थूलभद्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है खिलजी वंश का प्रथम शासक था बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13 जून 1290 में गुलाम वंश का अंत करके ये गद्दी पर बैठा। कब? 13 जून 1290 में गुलाम वंश का अंत करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। ये अपना राज्याभिषेक कराया था किलोखरी महल में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इसका? किलोखरी महल में। किलोखरी महल कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में किलोखरी महल को बनवाया था कैकुवाद। कैकुवाद ने बनाया था। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुवाद ने ही किलोखरी महल का निर्माण कराया था। यहीं पे ये अपना राज्याभिषेक कराया था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देख लीजिए, ये दूसरा था। पहला ये था खिलजी वंश का शासक, दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सारे काम करवाए। इसने बाजार प्रणाली को नियंत्रण किया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे? बाजार प्रणाली को नियंत्रित किए थे। नियंत्रित किए थे। इनके शासनकाल में कोई भी ठगी नहीं कर सकता था। इतने कठोर शासन लागू किए थे। ये क्या किए थे कि जो भी बाजार में धोखाधड़ी करते थे या मिलावट करते थे, तो उसके लिए क्या रखे थे? भेष बदल के ये गुप्तचर रखे थे। भेष बदल के गुप्तचर चारों ओर का खबर रखते थे कि कौन धोखाधड़ी कर रहा है। कोई भी अगर अपने सामान में मिलावट करता था, तो जितना मिलावट करता था उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। ऐसी शासन व्यवस्था थी इनकी, इतनी कठोर थी। कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि अपने सामान में मिलावटी करे। और क्या किए थे इन्होंने? हुलिया एमदाग प्रथा। क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया एमदाग प्रथा चलाया था। दाग प्रथा सैनिकों की पहचान और घोड़ों की पहचान के लिए हुलिया और दाग प्रथा चलाया था। इसके बाद इन्होंने एकता प्रणाली का अंत किया। एकता प्रणाली का अंत किया। इसे चलाया था इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली कौन चलाया था? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली क्या था? तो इसमें सैनिकों को भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। इन्होंने इसका अंत कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अंत करके इसके स्थान पे नगद देने की व्यवस्था की। नगद देने लगे। अस्थाई सेना सबसे पहले कौन? अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना की व्यवस्था किए। अस्थाई सेना का प्रबंध अस्थाई सेना का प्रबंध किए। इतने सारे कार्य किए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन दिया गया ख्वाजा मुमैनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी बंदा नवाज गियासु गिसुद्राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा मुमैनुद्दीन चिश्ती। ये
आए थे किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे 1192 ईस्वी में। कब आए थे? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय का नींव रखा था भारत में। संप्रदाय के जनक कह लिया जाए इन्हें, चिश्तिया संप्रदाय यही भारत में लाए। इसके अतिरिक्त ये हिंदुओं के भी परंपरा रीति रिवाजों को मानते थे। हिंदुओं के रीति रिवाजों को भी ये मानते थे। इनका सिद्धांत क्या था? तो इनका सिद्धांत था ईश्वर प्रेम और मानव सेवा। इनका सिद्धांत क्या था? ईश्वर प्रेम और मानव सेवा। मानव सेवा में विश्वास रखते थे ये 13वीं शताब्दी के सूफी संत थे। ये 13वीं शताब्दी के सूफी संत और दार्शनिक भी थे, और साथ ही साथ ये दार्शनिक भी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन पर चला जाए। छठा क्वेश्चन है ये सातवें, छठा में स्प्रिंट गलती से कुछ हो गया है, छठा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सातवां क्वेश्चन है। दिया गया है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या अलीवर्दी खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ और बंगाल के नवाब के साथ। और किसके साथ? बंगाल के नवाब। अंग्रेजों की तरफ से इनका सेनापति रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। रॉबर्ट क्लाइव और कौन? सिराजुद्दौला सॉरी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इसका सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। तो मीर जाफर पहले से ही इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या किया था? मिला हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर पहले से ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या किया था? मिला हुआ था। जब युद्ध में पहुंचा तो बस दिखा रहा था कि सिराजुद्दौला के साथ है, बाकी तो ये पहले से इनके साथ सेटिंग किया हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो युद्ध में इनको धोखा दे दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और अपने पुत्र मीरन के साथ इनको भेज दिया कि आप जाइए, मैं युद्ध को देख रहा हूँ। और मीरन क्या किया? जाकर रास्ते में इनकी हत्या कर दी। इसका पुत्र मीरन, मीर जाफर का पुत्र मीरन इनकी हत्या कर दी रास्ते में। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 8वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? ऑप्शन ए दिया गया राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता। उसके अतिरिक्त इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसके अतिरिक्त ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। आंदोलन के प्रवर्तक। इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1928 ईस्वी में। कब किया था? 1928 ईस्वी में। इन्होंने एक दसी था 10 का था डेविस हेयर। उसके सहयोग से 1970 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना किए थे डेविस हेयर के सहयोग से। डेविस हेयर के सहयोग से एक कॉलेज की स्थापना किया था। कौन सा कॉलेज था? 1917 ईस्वी में स्थापना हुआ था उसका। कोलकाता हिंदू कॉलेज। कोलकाता हिंदू कॉलेज। 1925 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। किस कॉलेज की स्थापना? वेदांत कॉलेज। तो ये रही जानकारी इनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। कौन थे? इन्हें क्या कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता या पुनर्जागरण का अग्रदूत, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ये डच की सहायता से एक कॉलेज की स्थापना किए थे 1970 ईस्वी में, कोलकाता हिंदू कॉलेज। 1925 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे और कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किए थे 1921 ईस्वी में। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दिया गया है अहमदाबाद हड़ताल 1918। ऑप्शन बी दिया गया है रॉलेट सत्याग्रह 1919। ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन 1905। ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में एक महामारी आया था, प्लेग महामारी। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। जब प्लेग फैला हुआ था तो जो सूती वस्त्र के मिल पर जो मजदूर काम करते थे उन्हें बोनस दिया जाता था। मजदूरों को बोनस दिया जाता था। बोनस प्लेग महामारी फैली हुई थी इस कारण 1918 ईस्वी में मालिक ने इसे देने से इनकार कर दिया। 1918 में इनकार जब कर दिए लोग तो मजदूर आंदोलन करने पे उतर आए। जब 1918 ईस्वी में इनकार कर दिए तो मजदूर आंदोलन के लिए उतर आए और गांधी जी से सहयोग मांगा। तो गांधी जी ने कहा मजदूर 50% बोनस मांग रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम 35% बोनस मांगेंगे और शांति ढंग से क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। शांति ढंग से आंदोलन करेंगे। तो बाद में मालिक कहने लगे कि 20% हम बोनस देंगे। जब आंदोलन हुआ तो स्वीकार नहीं किए, भूख हड़ताल किए लोग। तो भूख हड़ताल से 35% पर मान गए, 35% मालिक देने लगे।
35% बोनस मिलने लगा मजदूरों को। पहली तो ये भी आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। तो दूसरा आंदोलन था ये सफल, गांधी जी का दूसरा आंदोलन था ये जो सफल हुआ। पहला हुआ था चंपारण और दूसरा ये अहमदाबाद हड़ताल 1918 में जो सफल हुआ। इसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8, भाग 4, भाग 9 या भाग 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 8 के भाग 8 में और अनुच्छेद भाग 8 में कितना है? 239 से लेकर 243 तक, 239 से लेकर 242 तक इसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। कहां से कहां तक? तो 239 से लेकर 242 तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख करता है किसी राज्य का। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में ही देख लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस। ये मूल संविधान में नहीं था, मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं था। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और प्रस्तावना तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। प्रस्तावना किसने बनाया था? जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान का उद्देश्य क्या है इसमें बताया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें रखा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, तो देख लिया जाए क्या कह रहा है। बोला है राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 15, 12, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 80-3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 80-3 के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बाकी जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में
निर्वाचित होते हैं। ये 12 सदस्यों को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, सॉरी, मनोनीत करता है। और ये 12 कहाँ कहाँ से होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं? तो साहित्य कला क्षेत्र, समाज सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं उन्हें ही चुना जाता है। बाकी राज्यसभा में 250 सीट होते हैं, अभी फिलहाल में 245, वर्तमान में 250 अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें 233 राज्य या राज्य संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, और इसमें जो बचे 233 हुए और 12 बचे जो मनोनीत होते हैं। ये नियुक्त होते हैं 233 और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों के द्वारा, या संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा में से ही किसी सदस्य को बना दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र किसमें है, किस अनुच्छेद में? लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति उपाध्यक्ष का जिक्र किसमें है? तो अनुच्छेद, इनका जिक्र अनुच्छेद 93 में है, अनुच्छेद 93 में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है भारत के पहले, यहाँ पे उप है, उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पहले यही थे, और इसके साथ साथ ये गृह मंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री भी यही है, प्रथम गृह मंत्री। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही ये संवैधानिक पद होता है। कभी कभी सरकार अपने वरिष्ठ मंत्री को ही क्या बना लेता है? उप प्रधानमंत्री बना लेता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। तो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पे आसीन रह सकता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 67 या ऑप्शन डी 62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष तक ये आसीन रह सकता है। इससे पहले भी ये राष्ट्रपति अगर हटना चाहे अपने पद से तो राष्ट्रपति को लिखित क्या करेगा? राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देगा, लिखित त्याग पत्र देगा, जिससे राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर इसको हटा सकते हैं। संसद की सिफारिश पर इसको इसकी त्याग पत्र की स्वीकृति मिलती है तो इसे अपने पद से अब ये हट सकता है। सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको अब पद से हटा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, बोला है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। समय मौलिक अधिकारों का निलंबन।
मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो यहाँ से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भाईचारा, स्वतंत्रता, दूसरा भाईचारा, तीसरा समानता, चौथा स्वतंत्रता। ये सभी वर्ड यहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से। यूएसए से हमने देख लिया मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके अतिरिक्त यूएसए से न्यायिक पुनर्विलोकन, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, विधि द्वारा स्थापित, ये सब पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थापित प्रक्रियाएं संविधान के स्रोत से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं आगे। दिया गया है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल या महान्यायवादी। जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी को दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है कि महान न्यायवादी दोनों सदनों में बोल सकता है, तो ये अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में इसका उल्लेख है। महान न्यायवादी दोनों सदनों में बोल सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य में विधि अधिकारी होता है। राज्य में विधि अधिकारी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में, इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 165 ईस्वी में। किसका, महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी पूरे भारत में विधि अधिकारी होता है, और राज्य में कौन होता है, तो महाधिवक्ता। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन ए दिया गया वलय, कक्षा, पथ या अक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह जितने भी जिसके ऊपर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये, किसी को भी पता होना चाहिए। दिया गया है वजन के अनुसार भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है। पहले जानते हैं भूप्रपट्टी क्या होता है। तो पृथ्वी का ऊपरी परत जो होता है उसे भूप्रपट्टी कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46.6%। इसमें सिलिकॉन की, भूप्रपट्टी में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.7%। एल्युमिनियम की मात्रा होती है 8.1%। एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 8.1%। आयरन की मात्रा होती है 5%। आयरन की मात्रा कितनी होती है, तो 5% होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, 5 और बच गए हैं, तो देख लिया जाए इसे भी। दिया गया है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भट्टा, बृहद ज्वार भट्टा, ज्वार या भट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद ज्वार भट्टा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा, सन और चंद्रमा दोनों ही एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। कहाँ? पृथ्वी पर। दोनों ही एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं पृथ्वी पर। तो क्या होता है? ये अधिकतम ज्वार उभार होता है। पृथ्वी पर अधिकतम ज्वार उभार होता है। ज्वारीय उभार होता है, उसे क्या कहते हैं? बृहद ज्वार भट्टा। पहले समझ लीजिए ज्वार भाटा क्या होता है। जब ऐसे ऐसे होता है तो जो ये उभार है, ये उभार दिखाई दे रहा है, इसे ज्वार बोलते हैं। इसके इसे क्या बोलते हैं? ज्वार। जो ये गड्ढा दिख रहा है इसे भट्टा बोल देते हैं। तो जब एक ही सिद्ध में रहते हैं, पृथ्वी पर दोनों एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, तो ये जो उभार होता है ये बहुत ही अधिकतम होता है, और इस स्थिति को क्या कह लेते हैं? तो बृहद ज्वार भट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद ज्वार भट्टा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है शीत ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है? पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देख लिया जाए। भूमध्य सागर ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन होता है वो भूमध्य रेखा की आसपास होता है। भूमध्य रेखा के पास एकदम बादल के लेयर के जैसा होता है। कौन? इंटर इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेशन जोन यहाँ पे होता है। जो कम दबाव वाला होता है, जो कम दबाव वाला होता है, तो यहाँ पे दोनों ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ओर के व्यापारिक कोने आकर मिलते हैं। दोनों ओर के व्यापारिक कोने आकर मिलते हैं। जहीं पे आकर मिलती हैं इसको बोल लेते हैं हम ITC-Z। ITC-Z शॉर्ट में बोल लेते हैं ITC-Z के पास आकर दोनों ओर की व्यापारिक कोने मिलती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की कोने आकर मिलती हैं। शीत ऋतु में यह कोने किस दिशा में होते हैं? तो दक्षिण की ओर। शीत ऋतु में किधर होती हैं? तो दक्षिण की ओर, इधर होते हैं शीत ऋतु में दक्षिण की ओर, जबकि ग्रीष्म ऋतु में विपरीत होती है उत्तर की ओर। ग्रीष्म ऋतु में कहाँ होती है? उत्तर की ओर, और शीत ऋतु में कहाँ होती है? दक्षिण की ओर। तो इसमें क्या पूछा है? शीत ऋतु में। अगर यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु दिया रहता तो उत्तर हो जाता, जबकि शीत ऋतु दिया है तो यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? नील नदी, नाइजर, ऑरेंज या अमेजन। तो ये तीनों नदियां, नील नदी, नाइजर और ऑरेंज, सभी अफ्रीका में है, जबकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ी हुई है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पहला हो गया हमारा राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, चौथा हमारा हो गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छठा हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सातवां हमारा हो गया बिहार, इसका पड़ोसी देश झारखंड, इसका पड़ोसी देश झारखंड। तो हो गया हमारा 8। ये राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है इसका। तो इसमें क्या पूछा था, निम्न में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया गया है सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो सेवराय हिल्स तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के सलेम जिले में है, तमिलनाडु के सलेम जिले में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अंतिम क्वेश्चन है ये। दिया गया है सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियां, अक्साई चीन, काराकोरम पर्वतमाला या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला। कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है सियाचिन हिमनद का क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास। सियाचिन कहाँ स्थित है? भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। स्थित है। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसे ही मैं वीडियो आप सबके लिए लाती रहूंगी, आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाती रहूंगी। आप लोग मेरा भी सहयोग करें, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप लोग के ही सहयोग से मैं आगे बढ़ूंगी। तो यहीं तक सेशन का द एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।